Jai Madurga Shakti. Hi guys, this is B. Vishwa Bandita. Welcome to my channel Bandita's Bio Life. Okay, today we are going to discuss about the structure of enzymes. So let's see here. In an enzyme, there is a site in which the substrates will come and bind. That site is called active site. So that the active site of an enzyme is that region that binds the substrate, cofactors and prosthetic groups, and it contains residues that helps to hold the substrate active site. मतलब कि जो एक्टिव साइट है ये क्या है, एक एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है वो एक रीजन होता है जहाँ पे जाके ये सबस्ट्रेट वहाँ पे बाइंड करता है। और भी कुछ होते हैं जैसे कि कोफैक्टर हो गया वो, और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, ये सब जाके एक्टिव साइट्स में बाइंड करते हैं। ठीक, अभी ये जो एक्टिव साइट होता है ये एक्टिव साइट ऑक्यूपाई करता है लेस देन 5%। ठीक है, एक्टिव साइट जो होता है वो एंजाइम का वो लेस देन 5% यूज करता है एंजाइम का। टोटल सरफेस जो यहाँ देख रहे हो उस टोटल सरफेस का लेस देन 5% ये एक्टिव साइट यूज करता है उसका जगह बनाने के लिए। फिर अभी ये जो एंजाइम है ये तो होता है क्या, ये दो चीज़ से बने होता है। एक तो होता है एपो एंजाइम और दूसरे को बोलते हैं हम कोफैक्टर। तो एपो एंजाइम जो होता है उसके साथ जब कोफैक्टर मिलता है तो उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। मतलब कि ये जो एपो एंजाइम होता है ये इनएक्टिव फॉर्म का एंजाइम होता है। जब एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तब हम उसको बोलते हैं कि ये एपो एंजाइम है। उसके साथ जब आके एक कोफैक्टर लगता है तभी जाके उसके एक्टिव साइड में जब एक होता है कोफैक्टर लगता है, सबस्ट्रेट्स आते हैं, तब जाके ये बनता है एक होलो जब इसमें कोफैक्टर्स लगता है तभी जाके ये बनता है एक होल एंजाइम, होलो एंजाइम। इसलिए होलो मीन्स होल एंजाइम, ये एक एक्टिवेटेड एंजाइम बनता है। मतलब कि अभी जो ये एपो एंजाइम है ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, एक्टिव नहीं है, अभी इसका कोई काम नहीं है। जब इसमें कुछ कोफैक्टर्स लगेंगे तो कोफैक्टर्स जो होते हैं जैसे कि ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, लेकिन ये जो एपो एंजाइम होता है ये प्रोटीन वाला पार्ट होता है। तो एक प्रोटीन वाला पार्ट जब एक नॉन प्रोटीन वाला पार्ट के साथ अटैच होता है तभी ये एक होलो एंजाइम बनाते हैं। ये जो कोफैक्टर्स होते हैं ये कोफैक्टर भी डिफरेंट वेराइटीज़ के आते हैं। जैसे कि हो गया कोफैक्टर, या तो फिर ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, या तो फिर एक को एंजाइम भी हो सकता है, और कई बार ये मेटल आयंस भी हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। तो ओवरऑल जब हम देखें कि ये जो एपो एंजाइम होता है ये एक प्रोटीन पार्ट होता है और ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए अभी हमको चाहिए कुछ कोफैक्टर्स जो है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो अभी ये दोनों मिलके जो बनाएंगे, जो बनेगा वो है होलो एंजाइम। मीन्स कि एक होल एंजाइम, एक एक्टिवेटेड एंजाइम बन जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं आगे की पढ़ते हैं कि अभी एपो एंजाइम क्या होता है। तो ये एपो एंजाइम जो है वो हमने बता दिया कि ये एक प्रोटीन वाला पार्ट है जो कि इनएक्टिवेटेड एंजाइम है। तभी ये जो एपो एंजाइम है ये हीट लाबाइल है और अनस्टेबल पार्ट होता है होलो एंजाइम का। ठीक है, ये स्टेबल नहीं रहता है। ये एक तो है कि हीट लाबाइल होता है। पहली बात, हीट लाबाइल क्यों? क्योंकि जो एंजाइम होता है वो किससे बना होता है, वो तो वही प्रोटीन से ही बना होता है ना।
तो इसलिए ये हीट लाबाइल है। और फिर ये अनस्टेबल पार्ट है ओला एंजाइम का, तो इट्स कॉल्ड एज एंड एपो एंजाइम। और यही एपो एंजाइम जो कि और जो इसका मेन पार्ट है एंजाइम का, जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है, यही इसको होल जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम को नेसेसरी 3D वाला स्ट्रक्चर देता है। यही 3D वाला स्ट्रक्चर जो कि एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी होता है, वो एक शेप बनाता है। उसके पास एक शेप होता है जहाँ पे जाके ये कोफैक्टर वगैरह उसके साथ अटैच होता है। तो एपो एंजाइम जो है, एपो एंजाइम ये 3D स्ट्रक्चर को देने के लिए यही सबसे बड़ा किरदार यही है, जो 3D का शेप बनाएगा, 3D का स्ट्रक्चर जो बनाएगा, तो उसके लिए एपो एंजाइम ही जिम्मेदार है। अभी आगे देखेंगे कोफैक्टर्स के बात। तो कोफैक्टर्स होता क्या है? जो कोफैक्टर्स होते हैं ना, वो कम्प्लेक्स एंजाइम्स होते हैं, और ये साधारण से वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये वही होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट को कैरी करता है। तो कोफैक्टर जो एक कम्प्लेक्स एंजाइम होता है, तो वो नॉन प्रोटीन पार्ट को कैरी करता है, ठीक है। एक कम्प्लेक्स एंजाइम में जो पार्ट नॉन प्रोटीन का होगा, उसी को हम बोलेंगे कि वो कोफैक्टर है। तो जो कोफैक्टर होते हैं वो हीट स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ही लो होता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इसलिए आज इट इज़ नॉट अ प्रोटीन पार्ट, दैट्स व्हाई इट इज़ हीट स्टेबल। इफ इन केस it was if in case it has a protein part, then it not here heat stable. If a substance is heat stable, that means that is a protein part. If not that a heat stable, if that substance is not a protein, it is a heat stable. If that substance is a protein, that is not heat stable, that is heat labile. Okay, so here, as the cofactor is a non-protein part, so that it is heat labile, and its molecular weight is also too low, and it's an organic compound. और ये जो कोफैक्टर है, इसका एक मॉलिक्यूल यही काफ़ी होता है एंजाइम के साथ, कि ये पूरा एक लार्जर ग्रुप सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। ये इसलिए कहा गया कि 1 मोल ऑफ कोफैक्टर विथ इट्स एंजाइम, उसके एंजाइम के साथ ये सफिशिएंट है टू कन्वर्ट ए लार्ज ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट। एक सबस्ट्रेट को उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ कोफैक्टर ही काफ़ी है। तो अगर सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कोफैक्टर अगर एंजाइम में जाके उसके एक्टिव साइट में अटैच होगा, तो वो पूरी तरह से एक लार्ज ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा, किसमें? उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। सो अब देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स आर देयर। सो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स सच एज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस. So here the prosthetic groups are always tightly bound with apoenzyme. always जो prosthetic group होता है ये टाइटली बाउंड होता है अपोएंजाइम के साथ. और कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स का एग्जांपल्स भी हमने लगाए हैं, जैसे कि फ्लैविन्स, हेमी ग्रुप्स एट्सेट्रा. And for the next, number 2 is coenzyme. Coenzyme is also a cofactor, and these coenzymes are loosely bound with the apoenzyme. And it is always not bind with the enzyme. It binds on when it is necessary. If there is no necessity of the coenzymes, then there is no coenzyme bind with the
apoenzymes. So here are some examples of coenzymes such as NAD plus and FAD plus. Okay, so we are going towards the next cofactor that is known as metal ions. So there are some enzymes which require metal ions for their activations. So here the metal ions as cofactor are the activators of some enzymes. Its compositions when there are some which enzymes which requires metal ions in their composition, that's why they are known as the metal enzymes. एग्जाम्पल्स इसके हैं यहाँ पे मैंगनीज हो गया, जिंक, कैल्शियम, कॉपर, क्यूप्रस एंड सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे मेटल आयंस के जो एंजाइम को कुछ एंजाइम्स जो रिक्वायर करते हैं इस मेटल आयंस को वो खुद को एक्टिवेटेड होने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं मेटल एंजाइम्स.